हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरव यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। इसमें हम बिहार दरोगा के द्वारा जितने भी एग्जाम्स लिए गए हैं 2001 से लेकर 2023 तक को, उनको हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। जिनमें हम ये जो हमारा सीरीज है ये विज्ञान से स्टार्ट हो रहा है, साइंस से हम देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि पहले साइंस को ही डिस्कस करें, जिस कारण से हम साइंस को पहले लेके चलेंगे, उसके बाद जो अदर जो सब्जेक्ट हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस सीरीज को कंप्लीट करें। और ये साइंस का ये पहला पार्ट है। ये जो वीडियो होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगी, तो आपको लैंग्वेज कोई समस्या नहीं बनेगी। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल। या तो आप इसे टाइप कर ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप इसका जो क्यूआर कोड मैंने यहाँ पे दिया है इसको आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है तो आप लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए हम बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ये जो क्वेश्चन है ये केमिस्ट्री से है। तो चलिए देखते हैं। साइंस में जो हम देखेंगे इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों को एक साथ देखेंगे। तीनों को हम मैंने अलग अलग नहीं किया है, तीनों को हम एक साथ लेकर ही चलेंगे। तो हमारा जो पहला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलॉय, इनमें से कौन जो है वो मिश्र धातु नहीं है। तो आपको सवाल जो दिया गया है वो इस तरह से दिया गया है कि इनमें से कौन मिश्र धातु नहीं है। तो आपके ऑप्शन है स्टील, जिंक, ब्रास और ब्रोंज। मतलब कि इस्पात जो है, जिंक है, पित्तल है, कांसा है, इनमें से कौन सा जो है वो मिश्र धातु नहीं है। तो यहाँ से हमारा जिंक ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। जिंक जो है वो मिश्र धातु नहीं है। मिश्र धातु उसे बोलते हैं कि दो या दो से अधिक जब धात्विक तत्वों के आंशिक या पूर्ण ठोस को मिश्र धातु कहा जाता है। ठीक है, उसको एलॉय कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जिंक है वो एलॉय नहीं है, बाकी स्टील, ब्रास और जो ब्रोंज है वो एलॉय है। यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आप याद रखोगे कि जो ब्रोंज है, ब्रॉन्ज जिसको बोलते हैं, उसमें कॉपर होता है और टीन होता है। ब्रॉन्ज जो होता है जिसे कांसा कहा जाता है, उसमें कॉपर और टीन होते हैं। इसी तरह से गोल्ड हो गया, इसी तरह से ब्रास जो हो गया ब्रोंज और ब्रास। तो इसमें ब्रास में जो होता है कॉपर और जिंक होता है। और इसी तरह से जो कास्ट आयरन है उसमें आयरन एंड कार्बन होता है। और इसी तरह से जो स्टेरलिंग सिल्वर है उसमें सिल्वर और कॉपर होता है। आप इस तरह से देख सकते हो। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है। तो स्टील है जो एलॉय है किसका, तो आयरन एंड कार्बन का। और जो जिंक है किसका है, तो लेड एंड टीन का। एक लिस्ट मैंने लगा दिया है। तो ये आप लिस्ट भी देख सकते हो कि पित्तल में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो पित्तल जो होता है इसमें कॉपर एंड जिंक का मिश्रण होता है। जो जर्मन सिल्वर होता है इसमें सिल्वर नहीं होता है, याद रखें। इसमें कॉपर होता है, जिंक होता है और निकिल होता है। इसी तरह से जो गन मेटल है इसमें कॉपर, जिंक और टीन होता है। उसी तरह से जो मेनन मेटल है इसमें कॉपर हो गया, निकेल हो गया, आयरन हो गया और जो यहाँ पे दिया गया है। उसी तरह से कांसा हो गया, इसमें कॉपर और टीन है। तो ये देख सकते हो। इस तरह से मैंने यहाँ पे भी एक लिस्ट लगा दिया, इसको आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है वो प्रोटीन सर्वाधिक होता है। इनमें से कौन है जिसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट प्रोटीन। तो चावल है, मकई है, मूंगफली है और सेब है। तो इनमें आप जानते होंगे जो पीनट होता है, मूंगफली जो होता है, उसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। जो मूंगफली होता है एक प्रकार का तिलहन फसल है जिसमें प्रोटीन लगभग 25% जो होता है इसमें प्रोटीन होते हैं। और ये जो है ये उष्णकटिबंधीय पौधा है। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है वहीं पे ये पाया जाता है। और इसके उत्पादन के लिए लगभग 22 से 25 जो डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो तापमान होना चाहिए। तो आप इसे याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द दीज इज मोस्ट एनिसेंट क्रिएचर। पूछ रहा है कि सबसे जो प्राचीन प्राणी है वो कौन है। आपके ऑप्शन है फिश, बैक्टीरिया, डायनासोर या कौवा। तो इसमें आप जानते होंगे कि बैक्टीरिया जो है वो सबसे पुराना है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा आंसर बनेगा। बैक्टीरिया में आप जानते हो जो साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो सबसे पुराना बैक्टीरिया जानते हो कि आर्की बैक्टीरिया भी इसे कहा जाता है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो हरित लवक रहित एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक जो सूक्ष्म जीव होते हैं। और बैक्टीरिया जो है इसकी सबसे पहले खोज किसने की थी, तो इसे लीवनहुक ने खोजा था। ये आप याद रखोगे, बैक्टीरिया की खोज लीवनहुक ने की थी। यहाँ पे जो सारी चीजें हैं मैंने लिख दिया है। 1683 में जो हॉलैंड के वैज्ञानिक थे लीवनहुक, उन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक मिलाने से खाद्य पदार्थों की जो संरक्षण होता है, ऐसा क्यों होता है? जब हम नमक उसमें मिला देते हैं तो खाद्य पदार्थ का संरक्षण क्यों हो जाता है? जो प्रिजर्विंग फूड हो जाता है वो क्यों होता है? तो उसकी अम्लीयता बढ़ जाती है, जो इंक्रीज इन इट्स एसिडिटी बढ़ने के कारण ऐसा होता है। तो ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। उसे क्षारीयता वातावरण मिलता है, गिव्स इट एन एल्कलाइड एनवायरनमेंट, उसे एल्कलाइन एनवायरनमेंट मिल जाता है जिस कारण से वो खराब नहीं होता है। तो ये गलत हो जाएगा। कोषों से पानी खींच लेता है, ठीक है, कोषों से पानी खींच लेता है, तो ड्रॉ वाटर फ्रॉम सेल्स, तो यही ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। जो सेल्स होते हैं जिस उससे जो पानी है उनको खींच लेता है, जिसके कारण से उसका जो खाद्य पदार्थ है उसका जो खराब होने की जो ड्यूरेशन हो जाता है वो बढ़ जाता है। उसका तापमान घटा देता है, तो रिड्यूस इट्स टेम्परेचर, तो ये नहीं होगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ से आंसर बनेगा। आप देख सकते हो कि अचार, चटनी, सॉस, डिब्बा बंद जितने भी भोजनालय होते हैं, भोजन होते हैं, इसमें नमक जो है वो प्रतिरक्षक के रूप में काम करता है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे जो कोशिकाएं होती हैं उनसे पानी खींच लेता है, जिसके कारण जो उनके खराब होने का जो दर होता है, खराब होने के जो समय होता है उसको बढ़ा देता है, मतलब ज़्यादा दिन में वो खराब होगा। मरुस्थल के पौधे के लिए अधिक संभावनाएं क्या होती है? जो डिजर्ट प्लांट्स होते हैं उसमें मोर लाइकली टू क्या होता है? तो उनकी पत्तियां बड़ी और चौरस होती है। तो पत्तियां बड़ी और चौरस कब होती है? जब उसमें जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये चीज़ें नहीं होती। पत्तियां बड़ी और जब चौरस होगी तो उसमें पानी की जो मात्रा होगी वो काफ़ी ज़्यादा अधिक निकलेगी, जिस कारण से उसमें पानी की पेड़ में कमी हो जाएगी, और डिजर्टी एरिया में जो पानी होता है वो काफ़ी कमी पहले से ही होता है, तो उनकी पत्तियाँ जो चौरस नहीं होगी, तो ये तो गलत हो जाएगा। उनकी जड़ें जो होती हैं वो छोटी होती हैं, देयर रूट्स आर स्मॉल, तो ये जो जड़ें होती हैं वो स्मॉल होती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। जब जड़ें स्मॉल हो जाएगी तो वो पानी कैसे खींच पाएगी? जो मरुस्थलीय एरिया है उनकी जड़ें कितनी होनी चाहिए? तो उनकी जड़ें काफ़ी नीचे तक जानी चाहिए, ज़मीन तक, जिस कारण से वो ज़मीन से पानी ले सके। तो उनकी जड़ें होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए। उसकी जो पत्तियां होती है वो छोटी होती है, तो देयर लीव्स आर स्मॉल, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि उसके जब लीफ स्मॉल होंगे तो उसका जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो कम होगी, जिसके कारण से पानी का जो क्षरण होगा वो कम होगा। तो हमारा जो आंसर है वो सी बन जाएगा। उसमें अधिक संख्या में स्टोमाटा होंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जब स्टोमाटा अधिक संख्या में उसमें उपस्थित होंगे तो पानी का जो क्षरण होगा वो ज़्यादा होगा। तो पानी के तो हमें बचाना है, तो स्टोमाटा उसमें कम होना चाहिए। तो जब पत्तियों की जो लीव्स जो है वो स्मॉल साइज में होंगे तो उसमें स्टोमाटा जो है वो कम होगा। तो इसके कारण जो हमारा सी है जो ऑप्शन हमारा बन जाएगा, यहाँ पे मैंने उसको लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि विच ऑफ द इज एन आर्टिफिशियल फाइबर, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो कृत्रिम फाइबर है। तो आपके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार हैं: ऊन, रुई, नायलॉन और रेशम। तो इसमें देख सकते हो कि जो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है नायलॉन, ये कृत्रिम रेशा है, ठीक है, ये कृत्रिम है, ये प्राकृतिक नहीं है, इसे बनाया गया है। इसे किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये मानव मेड है, मैन मेड है, तो ये नायलॉन हमारा आंसर बन जाएगा। ये आप देख सकते हो कि जो फाइबर जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड मैन मेड फाइबर। नेचुरल फाइबर में भी आप तो नेचुरल वेजिटेशन से कुछ होते हैं, नेचुरल एनिमल से होते हैं, और नेचुरल मिनरल्स फाइबर होते हैं। तो इनको आपको याद रखना है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आप याद रखें कि जो नेचुरल वेजिटेशन फाइबर होते हैं इसमें सीड फाइबर आ जाता है, जिसमें कॉटन देख सकते हो, जो कॉटन होता है वो सीड फाइबर हो जाएगा। उसके बाद जो पेस्ट फाइबर होता है जिसमें जूट आ जाएगा, लिनेन आ जाएगा, फ्लैक्स आ जाएगा, रेमाइन आ जाएगा और कैनेफ आ जाएगा, ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। उसी तरह से लीफ फाइबर होता है जिसमें एबेका आ जाएगा, बनाना आ जाएगा, सिसला आ जाएगा, उसके बाद फ्लैक्स आ जाएगा, उसके बाद हेम्प आ जाएगा। तो ये जो नेचुरल वेजिटेशन से जो फाइबर होते हैं वो हो गया। उसी तरह से जो नेचुरल एनिमल है उससे भी फाइबर निकलते हैं। तो इनमें कौन कौन से आएंगे? तो इसमें वूल आ जाएगा, उसके बाद सिल्क आ जाएगा, उसके बाद हेयर आ जाएगा। तो वुल हमारे ऑप्शन में था, ऊन, उसके बाद सिल्क भी हमारे ऑप्शन में था, उसके बाद हेयर आ जाएगा। तो ये नेचुरल एनिमल से संबंधित हो गया। उसके बाद नेचुरल जो मिनरल्स फाइबर कौन है? तो ये वेस्टेस है, ठीक है, ये एबेस्टर्स है, इसको आप याद रखोगे। उसी तरह से जो मैन मेड फाइबर है उसे तीन टाइप से बांटा जाता है: रीजेनरेटेड मैन मेड फाइबर, उसके बाद सिंथेटिक मैन मेड फाइबर, और उसके बाद अदर मैन मेड फाइबर। तो जो रीजेनरेटेड मैन मेड फाइबर होता है उसमें सेलुलोज हो जाएगा, विस्कोज हो जाएगा, और इसी तरह से जो इसमें प्रोटीन हो जाएगा, उसके बाद एसीटेट हो जाएगा, उसके बाद एलिगेनेट हो जाएगा, उसके बाद लाइसेल हो जाएगा। तो ये तीन रीजेनरेटेड हो गया। उसी तरह से जो सिंथेटिक मैन मेड फाइबर है इन सबको आपको याद करना पड़ेगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सिंथेटिक कौन है तो आप देखे होंगे कि पॉलिएस्टर से काफ़ी सवाल आते रहता है। तो सिंथेटिक मैन मेड फाइबर है वो कौन है? तो वो पॉलिएस्टर है। और इसी तरह से पॉलीविनाइल है,
वो भी सिंथेटिक मैन मेड फाइबर है। उसी तरह से एक्रालाइन है, उसके बाद पॉलीफिनाइन है, उसके बाद कई सारे अदर आते हैं जो अदर मैन मेड फाइबर्स होते हैं, जिनमें मेटेलिक फाइबर होते हैं, मेटेलिक फाइबर हो गया, ग्लास फाइबर हो गया, कार्बन फाइबर हो गया, ये अदर मैन मेड फाइबर होते हैं। तो ये फाइबर से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो एग्जाम्पल से यदि प्रश्न बनेंगे तो यहीं से बनेंगे, तो इसको आप याद रख लोगे। इसको मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख दिया है, तो आप देख सकते हो कि प्रयोगशाला में विभिन्न रसायनों के मिल से बनाया गया जो रेशा, जो कृत्रिम फाइबर जो बनता है उसे मानव नेत्री जो फाइबर कहा जाता है, जिसे संश्लेषित फाइबर भी कहा जाता है। ठीक है, जो सिंथेटिक फाइबर है वो कहा जाता है जब प्रयोगशाला में फाइबर को बनाया जाता है। कृत्रिम रेशों में कौन कौन सी चीज आती है मैंने बता दिया, नायलॉन, रेलॉन, जो पॉलिएस्टर है, उसके बाद कार्बन फाइबर है, इन सारे चीजों को हमने बताया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव, इनमें से कौन है न्यूनतम अभिक्रियाशीलता है। तो ये देख सकते हैं कि जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वो पोटेशियम होता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह से आप देख सकते हो। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और सबसे कम रिएक्टिव हमसे पूछा जा रहा है, तो आप इस जो सीरीज है उससे देख सकते हो कि सबसे जो कम रिएक्टिव है वो कौन सा पदार्थ है जो सबसे कम रिएक्टिव है। तो ऑप्शन नंबर जो सी हमारा है कॉपर, ये देख सकते हो ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इधर उधर लिखा गया है। तो जो कॉपर है आप यहाँ पे देख सकते हो कि कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, तो वो 29 है, ये भी आपको याद रखना है। 29 कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है। तो कॉपर सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, ये रिएक्टिव सीरीज है, रिएक्टिव सीरीज आपको याद रखनी है। जो मेटालिक जो एक्टिविटी रिएक्टिव सीरीज होते हैं उनको आपको याद रखना है। इसमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो ऊपर की चीज होती हैं वो वेरी रिएक्टिव होती हैं, और ये जो नीचे की जो चीजें होती हैं हाइड्रोजन के नीचे की वो लेस रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, और ये जो होती हैं ऊपर की, ये जो इतनी जो आपको नजर आ रही है, ये जो लैंथनम से लेके इसके बाद जो यहाँ तक सिल्वर तक आपको नजर आ रही है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। उसके बाद जो आपको यहाँ से जो लेड है, हाइड्रोजन से ऊपर से लेके जो लिथियम तक आपको नजर आ रहा है, ये रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड। और उसी तरह से वाटर से रिएक्शन कौन कौन करते हैं, तो वाटर से लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, कैल्शियम और सोडियम करते हैं। ठीक है, तो ये सब आप चीजें याद रखोगे। यहाँ आप याद रखोगे कि जो पोटेशियम है, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये तीन याद रखेंगे। पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम है, ये तीनों क्या करते हैं, तो ये तीनों कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और वेपर जो स्टीम होता है, स्टीम, ये तीनों से रिएक्ट करेंगे। ये तीनों कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और जो स्टीम है, ये तीनों से रिएक्ट करेंगे। तो ये आप याद रखोगे। उसके बाद आता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को आप याद रखोगे, जो मैग्नीशियम है ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन हॉट वाटर से करेगा और स्टीम से करेगा। उसी तरह से आता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम लिख लें, जिंक लिख लें और कार्बन लिख लें। तो एल्युमिनियम, जिंक जो होता है, कार्बन को इसमें से हटा दें। ठीक है, एल्युमिनियम और जिंक जो है, एल्युमिनियम जिंक है, ये किससे रिएक्ट करेगा, तो एल्युमिनियम जिंक ना तो कोल्ड वाटर से करेगा ना तो हॉट वाटर से करेगा, ये स्टीम से करेगा। तो ये सवाल काफी पूछा जाता है, तो ये स्टीम से करेगा, ये आप याद रखोगे। उसी तरह से जो आयरन है, आयरन किससे करेगा, तो ये जो कोल्ड वाटर है उससे नहीं करेगा, हॉट वाटर है उससे नहीं करेगा, लेकिन स्टीम से करेगा। तो ये आप जो मैंने ये चीजें बताई, ये आपको याद रखनी है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ऊपर की जो चीजें हैं, हाइड्रोजन से जो ऊपर हो गया और यह हाइड्रोजन से नीचे हो गया। तो ये याद रखना है कि हाइड्रोजन से ऊपर की जो चीजें हैं वो तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड और तनु सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड और तनु सल्फ्यूरिक एसिड जो है उससे ये रिएक्शन करेंगे, और नीचे वाले जो चीजें हैं वो रिएक्शन नहीं करेंगे, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द चीज इज नॉट फर्टिलाइजर, इनमें से कौन जो है वो उर्वरक नहीं है। आपसे पूछा रहा है कि उर्वरक इनमें से कौन नहीं है, तो अमोनिया, यूरिया, डीडीटी या फिर अमोनिया नाइट्रेट। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर जो सी है, डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाल ट्राइक्लोरोइथेन जो है वो इसमें से जो ये कीटनाशक है, ये कीटनाशक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी, ये फर्टिलाइजर नहीं है, ये आपको याद रखना है। जो अमोनिया है, यूरिया है, अमोनिया नाइट्रेट है, जिंक सल्फेट है, ये सब उदाहरण होते हैं, जबकि जो डीडीटी है वो एक कीटनाशक के रूप में काम करता है, एक पेस्टिसाइड के रूप में डीडीटी यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो अनाज है वो पौधा नहीं होता है, इनमें से कौन सा अनाज है जो पौधा नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन सीरियल प्लांट। तो इसमें आपको दिया गया है गेहूं, पाट, पैडी या फिर कॉर्न। तो आप देखे होंगे कि इन तीनों, गेहूं, पैडी और कॉर्न, इन सब का तो नाम आप सुने होंगे, लेकिन पाट जो है वो
पार्ट जो है वो पौधा नहीं होता है, ये आप याद रखोगे। तो देख सकते हो यहाँ पे जो गेहूं है, गेहूं धान मकई जो है वो अनाज में आते हैं, पौधे में आते हैं, जबकि पाट जो है एक द्विबीजपत्रीय रेशा पौधा है, ठीक है, रेशेदार फाइबरस जो पौधा है, जिसका प्रयोग बोरे, दर्री, तंबू, तिरपाल, टाट, रस्सी इन सब का बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप याद रखोगे। उसी तरह से पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द दिस इज लाइटलेस बॉडी, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन जो है वो जिसके पास अपनी रोशनी नहीं होती है, प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सी या फिर कॉन्स्टलेशन। तो आप देख सकते हो कि जो प्लैनेट होते हैं, जो ग्रह होते हैं, उनकी अपनी रोशनी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका आंसर हो जाएगा। प्लैनेट के पास अपनी रोशनी नहीं होती है, वो सूर्य से रोशनी लेकर चमकते हैं, तो इनमें प्लैनेट के पास अपनी रोशनी नहीं होती है। ये चीज़ें आप याद रखोगे। हमारे जो प्लैनेट है वो उनकी संख्या 8 है, आप याद रख सकते हो, उनकी संख्या 8 है, जिसमें जो 2006 में ये पूछा गया सवाल, 2006 में प्लूटो को हटा दिया गया था। तो ये अपडेट याद रखोगे। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो संक्रामक रोग नहीं है, ये बायोलॉजी से सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फेक्शियस डिजीज, नॉट पूछा जा रहा है, तो मलेरिया हो गया, ठीक है, मलेरिया, हैजा, कैंसर या फिर एब्रसक्स। तो आपसे ये ऑप्शन है मलेरिया, हैजा, कैंसर, एब्रकस। तो जो कैंसर है वो संक्रामक रोग नहीं है। कैंसर जो होता है, किसी एक व्यक्ति को यदि कैंसर हो जाएगा तो उसके कांटेक्ट में आप आएगा तो आपको भी कैंसर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ये कॉन्टेक्शियस रोग नहीं है। बाकी मलेरिया, कॉलरा, एब्रसकस है, ये जो इन्फेक्शियस रोग है, इसका इन्फेक्शन से ये चीज़ें हो जाती है। जो कैंसर हो गया, हृदय रोग हो गया, एलर्जी हो गया, ये अनुवांशिक रोग, संक्रामक रोग नहीं है। इस तरह के जो रोग होते हैं वो संक्रामक नहीं होते हैं, मतलब एक से दूसरे को नहीं फैलते हैं। ये असंचरणीय रोग हैं, मतलब एक दूसरे से नहीं फैलते हैं। नॉट इन्फेक्शियस मतलब डिसइन्फेक्टियस रोग है। इन रोगों का स्थानांतरण जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं होता है, तो यह याद रखोगे। जो एंथ्रेक्स है ये पशुओं का रोग है। यह रोग पशुओं के संपर्क में आने से मानव में भी हो जाता है। जो एंथ्रेक्स है ये पशुओं का रोग है, आप जानते होंगे, और इसका जो मानव के यदि संपर्क में आए तो उसको मानव को भी ये हो जाता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन जो है वो अकार्बनिक यौगिक है। इनमें से कौन है अकार्बनिक यौगिक? विच ऑफ दिज इन एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें अकार्बनिक मतलब कार्बन उसमें नहीं होना चाहिए। तो आपके जो ऑप्शन है एल्कोहल हो गया, अमोनिया हो गया, एस्टर हो गया या फिर मीथेन हो गया। तो जो अमोनिया है, ऑप्शन नंबर जो बी यहाँ पे नजर आ, वैसे तो ये सी है। तो जो अमोनिया है इसमें कार्बन नहीं होता, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद होगा, NH3 होता है। NH3 जो है वो कार्बन इसमें नहीं है। बाकी अल्कोहल, एस्टर और मीथेन है, इसमें कार्बन होता है, ठीक है। तो अमोनिया है, इसमें कार्बन नहीं है। तो अमोनिया जो है इसको सबसे पहले कब बनाया गया था, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो 1771 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में प्रिस्टल याद रखेंगे, प्रिस्टल जो वैज्ञानिक है, प्रिस्टल आप याद रखेंगे, ठीक है। प्रिस्टल नाम के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अमोनिया क्लोराइड से चूने के साथ जब गर्म करके प्राप्त किया था। जो अमोनिया क्लोराइड है उसको चूने के साथ गर्म किया और उसे प्राप्त किया था। अमोनिया का जो निर्माण होता है, ये सवाल हमेशा पूछा जाता है कि अमोनिया का जो निर्माण होता है वो औद्योगिक स्तर पर, इंडस्ट्रियल स्तर पर किस प्रोसेस से होता है। तो उसको आप याद रखोगे, ये हैबर प्रोसेस से होता है। हैबर जो प्रोसेस है इसके द्वारा ये किया जाता है, और यह एक अकार्बनिक यौगिक है, इसमें कार्बन नहीं है। वही चीजें मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जो है वो रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन केमिकल प्रोसेस। तो केमिकल प्रोसेस इसमें से कौन सा नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो दूध से आइसक्रीम बनना, दूध से आइसक्रीम बनना, ये कौन सा चेंज है, ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? तो ये फिजिकल चेंज है। तो पहला ही हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ये फिजिकल चेंज है। उसी तरह से दूध से दही बनना, ये तो केमिकल चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। दूध से घी निकलना, ये भी केमिकल चेंज हो जाएगा, और दूध से मक्खन निकलना, ये भी केमिकल चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। लेकिन जो आइस है वो बनेगा मिल्क से, तो वो फिजिकल चेंज होगा, क्योंकि फिर से उसको उस स्थिति में लाया जा सकता है। तो फिजिकल और केमिकल चेंज के बाद आप काफी अच्छे तरीके से आप इनको जानते होंगे। तो ये आप कुछ एग्जांपल यहाँ देख सकते हो कि दूध से जो आइसक्रीम बनने का रासायनिक प्रक्रिया ये नहीं होता है, यह भौतिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें भौतिक गुण, घनत्व, आकार
आदि में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो दूध का जो रासायनिक संगठन होता है कि उसमें जो रसायन होते हैं, उसमें जो केमिकल्स होते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन उसका जो भौतिक गुण है, केवल उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है, जिस कारण से ये भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ग्लास। इनमें से कौन जो है वो कांच का महत्वपूर्ण घटक है। तो आपके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है, CaO, CiSO2, MgO, उसके बाद CaCl, CaCO3। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर जो सी है, CiSO2 जो होता है वो जिसे सिलिका कहा जाता है, ये आप याद रखोगे, सिलिका। तो सिलिका जो है वो कांच का महत्वपूर्ण घटक होता है। कांच जो है वो एक अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस है कांच, ये आप याद रखोगे। और कांच का निर्माण जो होता है, इसमें सिलिका जो है वो महत्वपूर्ण होता है। यह एक प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। जो सिलिका है वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। और कांच में जो सिलिका की मात्रा होती है वो कितने होती है, तो वो 99% होती है। और फेरिक जो ऑक्साइड है इसमें मिलाया जाता है, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड जो होता है इसमें मिलाया जाता है। तो यही चीजें हम यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है वो रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। जो रजत लवण फोटोग्राफी होता है उसमें कौन सी चीजें प्रयुक्त होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिल्वर सॉल्ट इज यूज इन फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी में कौन सा चीज यूज किया जाता है, तो आप जानते होंगे कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है AgBr जो है वही प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। जो सिल्वर ब्रोमाइड है इसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। इसी तरह से जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl2 सिल्वर क्लोराइड, इसे हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है। AgCl2 को हॉर्न सिल्वर किया जाता है। और इसका जो प्रयोग किया जाता है, तो इसको कहाँ प्रयोग किया जाता है, इसका फोटोक्रोमेटिक कांच जो बनाया जाता है, जो फोटोक्रोमेटिक कांच बनाया जाता है उसमें प्रयोग किया जाता है सिल्वर क्लोराइड का। इसी तरह जो सिल्वर आयोडाइड है AgI, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का जो प्रयोग किया जाता है, ये कृत्रिम वर्षा जो मैन मेड जो वर्षा की जाती है, आर्टिफिशियल रेन जो किया जाता है, उसमें प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। तो ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेडियोधर्मी तत्व है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उस तत्व का जो अर्ध आयु है वो 6 महीने है। और उसकी जो मूल जो एक सांद्रता वाला जो हिस्सा होगा उसमें कितना समय लगेगा। मतलब पूछा जा रहा है कि द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 6 मंथ। तो टाइम टेकन टू बिकम 1/1 ऑफ ओरिजिनल कंसंट्रेशन, उसके जो ओरिजिनल कंसंट्रेशन है उसके 1/3 होने में, जो 1/16 होने में, 1/3 यहाँ पे लिखा हुआ है, 1/16 आप याद रखोगे, क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो 1/16 होने में कितने वर्ष लगेगा, तो ये इसमें 2 वर्ष लगेगा। इसको आप याद रखोगे। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, तो यदि आपको फॉर्मूला आएगा तभी आपको ये निकाला जाएगा। तो 1/16 का 6 होना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि n × T⁻² हाफ लाइफ 1/2 होता है, ठीक है, T⁻² 1/2 होता है। तो इसमें सबसे पहले हमको n को निकालना पड़ेगा। तो n को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, तो आपको n वाला सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि n = n डॉट इंटू ½ अब इसी को जब इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे हाफ आएगा, तो यहाँ पे 1/16 आ जाएगा। और जब यहाँ पे 1/16 आएगा तो ये 2⁴ आ जाएगा। और जब 2⁴ आ जाएगा तो हाफ, यहाँ से हाफ आएगा, यहाँ से हाफ आएगा, और पावर में कितना चला जाएगा, तो 4 चलेगा। तो यहाँ से n का वैल्यू 4 आएगा। आप मैथ में यदि सही होंगे तो आप इस चीज़ों को समझ रहे होंगे। यहाँ पे n = 4 आएगा। और जब n = 4 आएगा तो क्या फॉर्मूला था, n × T½ तो n कितना है 4, और हाफ बराबर कितना है, तो 6 महीने। अर्ध आयु आने में कितना समय लगता है, तो 6 माह लगता है। तो इसी तरह से 24 माह आ गया, 24 मंथ आ गया। जब 24 मंथ आ गया तो इसको 2 ईयर बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर ऑन द बाउंड्री बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो यह बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। ये जो है वो कौन सा है, तो ये वायरस है। वायरस जो है वो सजीव और निर्जीव दोनों अवस्था में पाया जाता है। जब वो सजीव के जो यदि सजीव उसको मिल जाए तो वो सजीव हो जाता है, और जब सजीव के वो बाहर रहे तो वो निर्जीव कहलाता है। तो यह वायरस के बारे में यह जानकारी आपको पता होगा। तो विषाणु की जो खोज की थी वो किसने की थी, तो ये इवानोविस्की ने की थी 1892 ईस्वी में, याद रखेंगे। और विषाणु क्या है, तो विषाणु एक अति सूक्ष्म परजीवी
अकोशिकीय, इसमें कोई भी कोशिका नहीं होती है। ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ये क्वेश्चन अपलोड किया था, जिसको मैं कई सारे जो छात्र हैं उन्होंने गलत बताया था। तो इसमें अकोशिकीय है, इसमें कोई भी कोशिका नहीं होती और इसमें विशेष प्रकार के जो है होते हैं वो न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। इसमें डीएनए तो होता है, इसके जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए तो इसमें होता है, डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, लेकिन कोई एक ही अवस्थित होगा, या तो इसमें डीएनए होगा या फिर इसमें आरएनए होगा। और इसके जो बाहर होता है वो क्या होता है, तो ये इसमें प्रोटीन की कोटिंग होती है, इसमें प्रोटीन की कोटिंग होती है, जिसको ये जो प्रोटीन की कोटिंग होगी और इसके वजह से जो बाल होगा इसको कैप्सिड कहते हैं। वॉल मतलब इसके जो दीवार होती है, प्रोटीन की दीवार, उसके बाहर के जो दीवार होती है उसे कैप्सिड कहा जाता है। तो ये आप इसे याद रखोगे। और विषाणु जो है वो सजीव निर्जीव दोनों गुण इसमें पाए जाते हैं, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, इनमें से कौन जो है वो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो लीवर, गॉल ब्लाडर, कॉर्निया, इंटेस्टाइन। तो आप समझ सकते हो कि जो कॉर्निया है वो आंख से संबंधित है, तो ये जो डाइजेशन सिस्टम का ये हिस्सा कैसे हो सकता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थि का मुख्य खनिज तत्व क्या है। जो आप जानते होंगे कि मनुष्य में खनिज तत्वों की भी आवश्यकता होती है, जो मिनरल्स होते हैं उनके भी मनुष्य में जरूरत होती है। तो कौन से जो है वो मुख्य जो अस्थि मतलब बोन के लिए कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे दिया गया है बोन के लिए इंपॉर्टेंट कौन नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट तत्व है, इंपॉर्टेंट है, तो ये सी हो जाएगा। अस्थि और जो दांत होते हैं इन दोनों में कैल्शियम जो होता है उसका उपयोग होता है, कैल्शियम और फास्फोरस। तो सी और एफ ये दोनों चीजें होती है, ये कैल्शियम और फास्फोरस का यूज किया जाता है मानव शरीर में। तो ये इंपॉर्टेंट है मानव शरीर के लिए, बोन के लिए, ठीक है। तो यही चीजें मैंने यहाँ पे टाइप कर भी लिख दिया है, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। आकाश के नीले रंग का कारण क्या है। आकाश का जो नीला रंग होता है उसका कारण क्या है, तो इसके प्रकाश के किस गुण के कारण वो नीला होता है। द रीजन फॉर ब्लू कलर ऑफ स्काई इज, किसके कारण वो होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो आकाश का जो नीला कलर होता है ये कई बार पूछा गया है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि सूर्य का प्रकाश जो है वो 7 रंगों का बना होता है। जब वो किसी पार्टिकल पे पड़ता है तो वो बिखर जाता है, और जब वायुमंडल से गुजरते रहता है और उसमें वायुमंडल के उपस्थित जो कणों होते हैं विभिन्न दिशाओं में, उसके बाद वो फैल जाता है। जिसमें नीले रंग का जो प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है और तीव्रतम होता है, जिसके कारण जो है वो जो आकाश है वो नीला दिखाई देने लगता है, और प्रकाश का जो प्रकीर्णन उसे कहते हैं, और आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है। तो ये आप याद रखोगे। और समुद्र का पानी नीला इसी कारण से दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमने लगभग 20 क्वेश्चंस को पूरा डिटेल के साथ डिस्कस किया। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें, और बताएं आप कि आपको यह वीडियो सीरीज कैसी लग रही है, तभी मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊंगा। नहीं तो यदि आपको अच्छा नहीं लगेगा तो फिर मेरे इसके बनाने का कोई मतलब नहीं होता। तो आप वीडियो पे कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और लाइक शेयर जरूर कर दें, जिससे वीडियो की जो व्यू है उसकी संख्या बढ़े, जिससे मुझे एक आश्वासन खुद को मैं एक आश्वासन दे पाऊंगा, मुझे मोटिवेशन मिल पाएगा कि हाँ बच्चों को ये पसंद आ रहा है तो मुझे और ये वीडियो बनाने चाहिए। तो यही था पूरा वीडियो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।